गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 किया था, उसमें हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कुछ टॉपिक्स किए थे। सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 का कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। तो मैटर होता क्या है? मैटर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मास होता है और जो जगह घेरते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैटर। इसकी हमने नेचर के बारे में पढ़ा था। मैटर की नेचर कैसी होती है? मैटर की नेचर पार्टिकल नेचर होती है। हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो उनकी प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर जो होती है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं पार्टिकल्स, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ये हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने उनकी स्टेट के बारे में पढ़ा था कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, देन आप सेकंड वीडियो पे कंटिन्यू करें। सॉलिड क्या होते हैं? हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत डिटेल के अंदर किया था। जिनकी डेफिनेट शेप होती है, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो फ्लो नहीं कर सकते, जिन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनकी शेप रिजिड होती है, वो होते हैं सॉलिड। इसी से थोड़ा मिलता जुलता लिक्विड है। इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, शेप फिक्स्ड नहीं होती। लिक्विड फ्लो कर जाते हैं, इन्हें आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। फिर हमने गैस के बारे में पढ़ा था। तो गैस के मॉलिक्यूल के बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता और ये फ्लो कर जाती है, इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स का। तो ये सब हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमने पहली वीडियो में ये कर लिया है, लेकिन हम इसे थोड़ा और देखते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो इसका आंसर हमने पिछली वीडियो में किया था, यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैसे? हमारे पास एक मैटर होता है सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। 3 स्टेट में हमारे पास मेटल है। सॉलिड स्टेट में हमारे पास आइस है। अगर हम इसे हीट कर दें, क्या कर दें? हीट। अगर हम इसे हीट कर दें तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फिर हम वाटर को और हीट कर दें तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही अगर हम इसे वेपर को कूल करेंगे तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर को कूल करेंगे तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका हो गया यस, मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैसे? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड। किसी भी तरीके से मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि मैटर चेंजिंग स्टेट में, मैटर की चेंजिंग स्टेट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है। अब हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो हमारा आंसर था यस, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, लेकिन उसका टेम्परेचर से क्या लेना देना है, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा था सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो जाता है। तो इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर का रोल ये है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं? गर्म। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसका मतलब सॉलिड के ये पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। सॉलिड के ये पार्टिकल्स हैं, जब आप इसे हीट करोगे, इसे हीट करोगे तो ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगता है। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा देर तक हीट करते हो, जब आप किसी चीज को बहुत देर तक हीट करते हो तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है। तो अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे हीट होने की वजह से टूटता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो जाता है। ऐसे जब आप लिक्विड को हीट
हीट करोगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो हीट का यहाँ क्या रोल है, इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप एनसीईआरटी बुक में ये पैरा दिया हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ किसका, सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की इंक्रीज होने लगती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है, जिस वजह से एक स्टेट से मैटर दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है। तो हमारे टेम्परेचर का क्या रोल आया है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचने लगते हैं। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे वैसे आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर ट्रांसफर होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स था इनके बीच का जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक होने लगता है हीट करने की वजह से, और ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगते हैं। हमने पिछली स्लाइड में किया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अब हम इन्हें हीट करेंगे तो ये फ्रीली मूव करने लगेंगे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो उसके भी पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे और भी ज्यादा। ये पहले से फ्रीली मूव करते हैं लेकिन हीट करने के बाद ये और भी ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद टेम्परेचर के इफेक्शन में ही एक पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, उसे थोड़ा समझो। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid, it's called its melting point। मतलब क्या होगा, वो मिनिमम, कम से कम, मिनिमम का मतलब कम से कम टेम्परेचर एट विच, जिस पर एक सॉलिड मेल्ट यानी पिघल कर टू बिकम हो जाता है ए लिक्विड में, मतलब वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड पिघल कर लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो उस पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इट कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब हमारे पास हुआ है सॉलिड में आइस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, और इसे आप 0 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। इसे हम अभी न्यूमेरिकल्स में करेंगे आगे। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक बार दोबारा देखेंगे, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वो उस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये चैप्टर इन्हीं तीनों सीरीज के बेस पे है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ स्टार्ट। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को वेपराइजेशन या इवेपोराइजेशन बोलते हैं। अब गैस से सॉलिड बनने के प्रोसेस को डिपोजिशन, सॉलिड से गैस बनने के प्रोसेस को सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड बनने के प्रोसेस को कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्यूजन। फ्यूजन होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्यूजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, आप वहां से पढ़ें। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, पिघलने का प्रोसेस, दैट इज मतलब चेंज ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। पिघलकर, कैसे, पिघलकर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में पहुंचने के प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन, ध्यान से सुनेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंजिंग स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। अब फ्यूजन होता क्या है, सॉलिड से पिघलकर लिक्विड में बनना, यानी बर्फ से पिघलकर पानी का बनना फ्यूजन कहलाता है। उसी में पानी से पिघलकर गैस का बनना यानी वेपर का बनना इवेपोराइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, दैट इज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। यह मतलब
आप खुद सोचो, आप किसी चीज को जब बॉईल करते हो, पानी को बॉईल करते हो तो वो भाप निकलती है, तो उस बॉईल करने को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट माने इवेपोराइजेशन। तो वो प्रोसेस क्या होता है? इवेपोराइजेशन। अब गैस स्टेट से फिर से सॉलिड का बनना, भाप से बर्फ का बनना, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? डिपोजिशन। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग दैट इज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड का बनना, पानी से बर्फ का बनना क्या प्रोसेस कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड का बनना, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड का बनना। अब गैस से लिक्विड का बनना, भाप से पानी का बनना, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग दैट इज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। उसके बाद है सब्लिमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसे देखेंगे। सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, बिना लिक्विड स्टेट क्रॉस किए डायरेक्ट सॉलिड से गैस का बनना। लिक्विड स्टेट छोड़ दिया हमने, लिक्विड स्टेट में हमें जाना ही नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके घर में होती है कपूर, कैम्फर, कैम्फर यानी कपूर। कपूर अगर कहीं रख देते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। कैम्फर एक इसका एग्जांपल है, कपूर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाने के प्रोसेस को इवेपोराइजेशन बोलते हैं। आप इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना के अच्छे से एक एक डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए और इस फ्लो चार्ट को लर्न रखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसे नोट डाउन करो। अब इसके बाद अभी हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब इसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज होने में? स्टेट के सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होने में प्रेशर का क्या रोल है? अब हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेम टेम्परेचर वाला रोल है, जैसे हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं स्टेट्स भी चेंज हो जाती है, लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सो इसमें भी सेम है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज स्टेट बिकम कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सेम एज द प्रेशर इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं स्टेट बिकम कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो ये प्रेशर का टॉपिक भी इतना ही है, बाकी आप स्टडी के लिए इसमें कुछ है नहीं। वैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस प्रेशर की वजह से, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इवेपोरेशन। अभी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हो, जब आप लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाते हो तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो इवेपोरेशन। अब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक बार। द प्रोसेस ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस state by boiling is called evaporation। मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है, किसके थ्रू? बॉइलिंग के थ्रू या हीट के थ्रू, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो इवेपोराइजेशन। दोबारा देखो, इवेपोराइजेशन में जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू? हीटिंग के थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू, तो उस फिनोमिना को हम इवेपोराइजेशन बोलते हैं। अब इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन। इसके बाद आपके कुछ और टॉपिक है इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर में काउंट करेंगे, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन। फैक्टर अफेक्टिंग
इवेपोराइजेशन। अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोराइजेशन को इफेक्ट करते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोराइजेशन को इफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया। अब हम इसे बुक से रीडिंग लगा के मैं आपको बताती हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में दिया हुआ है, वी नो दैट, हम जानते हैं इवेपोराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोराइजेशन कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना, जो सरफेस बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ा दे, देन द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इंक्रीज, तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इवेपोराइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन में सरफेस एरिया था, तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इंक्रीज इवेपोराइजेशन। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो इवेपोराइजेशन बढ़ता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल को रीड करेंगे। व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप, जब आप कपड़े सुखाने के लिए बाहर लेके जाते हो, तो अगर आप उन्हें ऐसे के ऐसे ही रख दो तो वो नहीं सूखेंगे, लेकिन जब आप उन्हें अलग अलग करके तार पे टांगोगे तो वो बहुत आसानी से सूख जाएंगे। इसका मतलब आपने उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। एक एक कपड़े को सूखने के लिए पूरी पूरी जगह मिली, तो कपड़े जल्दी से सूख गए। तो यही सेम फिनोमिना यहाँ है, जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे इवेपोराइजेशन भी इंक्रीज होगा। अब हमारा चैप्टर टॉपिक बचता है इवेपोरेशन। हमने पढ़ लिया, लिक्विड से गैस स्टेट में जाने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला, एन इंक्रीज सरफेस एरिया, अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, मान लो आपने पानी उबलने के लिए रखा है कि वो पानी पूरा भाप बन के उड़ जाए, इवेपोरेशन वही प्रोसेस हुआ। अब आपने पानी को उबलने के लिए रखा, बिल्कुल गैस बिल्कुल सिम कर दी, बिल्कुल मंदी कर दी, तो पानी बहुत देर में उबलेगा, बहुत देर में भाप बन के उड़ेगा। लेकिन अगर आप गैस को बिल्कुल हाई स्पीड पे कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, तो पानी बहुत जल्दी उबल जाएगा। तो एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन, सब चीज से इंक्रीज ही होगा। सरफेस एरिया से भी इंक्रीज इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर से भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। अब एन इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड के बढ़ाने से इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे रीड करते हैं। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज। एक कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि कपड़े जो हैं वो हवा के दिनों में, जिन दिनों हवा चलती है उन दिन ज्यादा जल्दी से सूख जाते हैं। तो इसमें है विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव विद द वाटर, मूव विद द विंड। तो पानी, जब कपड़े हैं, कपड़े के अंदर जो भी पानी है वो हवा के साथ साथ निकल जाता है और कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो इवेपोराइजेशन यहाँ भी इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन यहाँ भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी। पानी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं नमी। सॉरी, पानी के अंदर नहीं, हवा के अंदर। हवा के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी नमी। तो जैसे जैसे अगर नमी खत्म हो जाए, हवा के अंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो, तो यानी ह्यूमिडिटी कम हो, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को इफेक्ट ना करे, तो आपका इवेपोरेशन तब इंक्रीज होगा। ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन के 4 पॉइंट्स हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, विंड स्पीड इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी डिक्रीज करोगे यानी पानी के अंदर से नमी को खत्म करोगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ये 4 पॉइंट है जो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन के क्वेश्चन नाम से आ जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 4 नंबर में कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन के नाम से आ जाता है, मतलब फैक्टर लिखने हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आप उसमें डाल सकते हो, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी डिक्रीज ह्यूमिडिटी, यानी पानी के अंदर से नमी को खत्म करना है। अब ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
मेरे ख्याल से अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद के कुछ टॉपिक्स बचते हैं, उन्हें हम क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड करेंगे और क्वेश्चन आंसर की वीडियो हम पार्ट 3 में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।